हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग सीखेंगे टाइम पीरियड निकालना। ठीक है, डिफरेंट एसएचएम करने वाली बॉडीज जो होती हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया, और यू शेप्ड ट्यूब अगर है तो उसमें वाटर को या लिक्विड को डाल के ऑसिलेट करा दो, किसी लिक्विड में ब्लॉक को डाल के ऑसिलेट कराएं। तो बहुत अलग अलग तरीके के टाइम पीरियड पूछे जाते हैं जिनमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो उन सारे केसेस को मैंने एक साथ ले लिया है और सब का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। जब आप एक साथ सारे जितने भी हैं हमारे ऑसिलेटिंग डिफरेंट टाइप के सिस्टम, अगर उन सबको एक साथ हम लोग सीखें तो हम देखेंगे कि सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है ना। तो अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, सबको अलग अलग रखते हैं। आज मैंने क्या किया कि सारे जितने भी एसएचएम करने वाली बॉडीज हैं, पेंडुलम आप, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो जाएगा। इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम है तो क्या होगा, एक अर्थ में अगर टनल डग कर दे तो उसमें अगर किसी बॉडी को छोड़ दो तो वो भी एसएचएम करने लगता है, उसका टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे। ठीक है, यू शेप्ड ट्यूब है, तो मतलब जितनी भी वेराइटीज होती हैं मैक्सिमम हम आज आप लोगों को दिखाएंगे, और वो भी केवल एक ही जैसे। ठीक है, और एक ही मतलब कि कॉन्सेप्ट सब में लगेगा, ये मैं बताना चाहता हूं। सब में एक ही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक जो हमारा है वो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, है ना। सबसे फंडामेंटल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का है। इसके बाद फिर इसी के जैसे सब को कैसे हम रिलेट करेंगे, तो कुछ 3 स्टेप्स हैं, उन्हीं से सारे जितने भी हमारे एसएचएम के फार्मूले आते हैं टाइम पीरियड के लिए, है ना, वो कुछ स्टेप्स हैं, उन्हीं पर सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे। तो मैं क्या करूंगा कि वो 3 स्टेप्स आपको लिख दे रहा हूं और मैं दिखाऊंगा कि वही 3 स्टेप से ही सबके टाइम पीरियड्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे स्टेप्स क्या हैं, बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं, कोई टफ या टेढ़ा स्टेप नहीं है, लेंथी स्टेप नहीं है ना। पहला स्टेप क्या करना है आपको कि जो भी बॉडी एसएचएम करती है, पहला काम है उसका मीन पोजीशन ढूंढो। अच्छा, मीन पोजीशन कैसे ढूंढा जाता है, कोई भी बॉडी अगर एसएचएम कर रही है तो मीन पोजीशन ढूंढने का मतलब होता है कि बॉडी जो है उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, जिस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होगा उसी को मीन पोजीशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर ले लें, जैसे पेंडुलम अगर ऐसे हैंग करके छोड़ दो, अगर यहां पर ये चुपचाप ऐसे अगर छोड़ दो तो यहीं ऐसे लटका रहेगा, तो अगर बॉडी रुकी हुई है तो इसका मतलब है इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या फिर ये बोल सकते हो नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो इसकी मीन पोजीशन यही हो जाएगी, जहां पर नेट फोर्स 0 होगा उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर नेट फोर्स मीन पोजीशन बोलेंगे। ठीक, और मीन पोजीशन अब ठीक है, तो एक स्टेप हमें क्या करना है, मीन पोजीशन ढूंढना है केवल, तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, मीन पोजीशन कहां पर है वो देखेंगे। उसके बाद तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, हर बार ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूं ये मैं दिखाऊंगा कि जितने भी डिवीजन है सब में यही स्टेप हर बार फॉलो होंगे। तो इन स्टेप्स को थोड़ा सा देख लो भाई। ठीक है, तो पहला स्टेप होगा सर्च द मीन पोजीशन। ठीक है, कि मीन पोजीशन है कहां पे, इसको खाली आपको थ्योरेटिकली समझना है भाई। ठीक, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, अगर मीन पोजीशन मिल गया तो उसके बाद बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दो। जैसे ही डिस्प्लेस कराओगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा मीन पोजीशन की तरफ, उस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग निकालेंगे। एक्चुअली कोई भी एसएचएम करने वाली बॉडी है कोई भी, तो उसका जो टाइम पीरियड का एक फंडामेंटल फार्मूला होता है 2π√m/k, और यहां पर k जो है इसको एसएचएम कांस्टेंट बोलते हैं, एसएचएम कांस्टेंट। तो ये जो k है ना, इस k की वैल्यू हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स से निकाली जाती है। ठीक है, तो जितने भी केसेस हम लोग पढ़ेंगे हर बार रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे ताकि k आ जाए, और जब k पता चल जाएगा तो इस फार्मूले में डाल देंगे। तो यही समझ लो, तो रिस्टोरिंग फोर्स। तो सेकंड स्टेप हमारा जो होगा उसमें क्या करना है, रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड करना है। फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जब आप निकाल लोगे तो उसी में k मिल जाएगा, और k की वैल्यू इसमें डाल के टाइम पीरियड निकाला जाएगा। ठीक है, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जब रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी तो वहां से k निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो अभी हम देखेंगे। और यहां पर जो m है ये ध्यान रखना कि इस फार्मूले में जो m होता है
वो होता है ऑसिलेटिंग बॉडी का मास, जो बॉडी एसएचएम कर रही है ना उसका मास। अभी आगे देखोगे कि आप जो भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप मैंने सिस्टम लिए तो उसमें और भी मासेस आएंगे जो ऑसिलेट एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वो मासेस अलग हैं। इस फार्मूले में जो मास है ये ऑसिलेटिंग मास है, ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कौन सा मास डालना है। तो ये वो मास है जो बॉडी एसएचएम कर रही है ना, ऑसिलेटिंग मास, ठीक है, ऑसिलेटिंग, ठीक, ऑसिलेटिंग बॉडी का मास ये रहेगा भाई, ठीक है, ठीक, मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, ये ध्यान रखना। तो ये इस फार्मूले को हम ढंग से देख लो, क्योंकि जितने भी हैं सब में यही मैं अप्लाई करूंगा, ये देखते रहो, ठीक। तो जब आप रेस्टोरिंग फोर्स फाइंड कर लोगे तो तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि यहां से के की वैल्यू निकालेंगे और इस फार्मूले में डाल देंगे, ठीक है। तो यूज T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के फार्मूला। बस ये 3 स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से स्टेप हैं, इनको आप देख लो भाई, है ना, इनको याद रखना। अब आप देखो कि मैं हर बार यही करूंगा किसी भी एसएचएम करने वाली बॉडी का टाइम पीरियड निकालने के लिए, ठीक है। जबकि हम लोग जब अलग अलग पढ़ते हैं तो हम बड़ा ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे निकलेगा टाइम पीरियड, सबका एक ही मेथड है, ठीक है। तो ध्यान से देखो आप, तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, मीन पोजीशन ढूंढो। तो उसमें ढूंढना कुछ नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए मीन पोजीशन कहां पर है। जैसे देखो, अगर एक स्प्रिंग है इस तरीके से और उससे एक ब्लॉक ये बंधा हुआ है जिसका मास है m, ठीक है, और स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं k, ठीक है ना, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k होता है, ठीक। अगर स्प्रिंग को हम खींचें तो इस पर एक फोर्स स्प्रिंग लगाती है ना, kx, याद होगा F इक्वल टू माइनस kx आता है, हुक्स लॉ। तो ये अभी देखो, अगर स्प्रिंग ये अपने नेचुरल लेंथ पर है तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी, और जब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इसी को मीन पोजीशन बोलेंगे। अभी मैंने बताया था जहां पर नेट फोर्स 0 होगा वही क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन, ठीक है। जहां पर नेट फोर्स 0 होगा वही मीन पोजीशन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये हमारा मीन है मान लो। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस ब्लॉक को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, ठीक है ना, इस स्प्रिंग को। अगर जैसे अब सेकंड स्टेप पे आ जाओ, पहला स्टेप खत्म, पहले में बस खाली पता करना है मीन पोजीशन कहां पे था, यहां पे था। अब अगला स्टेप है कि बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो और रेस्टोरिंग फोर्स निकालो। जैसे ही इस ब्लॉक को आप डिस्प्लेस करोगे तो देखते रहना भाई, जैसे ही इस ब्लॉक को मान लो मैंने x डिस्टेंस खींच दिया, इस ब्लॉक को सपोज करो हमने x डिस्टेंस से इसको स्ट्रेच कर दिया ऐसे ऐसे, तो जब स्प्रिंग को खींचोगे तो एक फोर्स इस पर लगेगा मीन पोजीशन की तरफ। तो जो फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगता है उसी को रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब आप खींचते हो ना तो रेस्टोरिंग फोर्स उसको वापस से रेस्टोर करने की कोशिश करता है, मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। तो इसलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब रेस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है मीन की तरफ, वही है ना, निकाल लो। तो मीन की तरफ जो रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो भाई स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है, अगर x स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग का जो फोर्स आता है वो आता है माइनस के एक्स, स्प्रिंग का फोर्स आता है माइनस के एक्स, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने कहा था रेस्टोरिंग फोर्स पहले निकाल लो, वो आ गया है। अब उसमें से जो हमने फार्मूला लिखा था T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो ये k जो था वो एसएचएम कांस्टेंट मैंने कहा था, ठीक है ना, एसएचएम कांस्टेंट। तो अब जब रेस्टोरिंग फोर्स आ गया तो इसमें हमको k की वैल्यू कैसे, मैंने कहा था रेस्टोरिंग फोर्स निकालो और वो k की वैल्यू वहां से लेनी है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, अगर हम लोग फार्मूला लिखे T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो अभी k कैसे निकाला जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स का जो फार्मूला होगा तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है उसी को के बोला जाता है ना, एसएचएम कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो x जो है वो चेंज हो रहा है, जब ये ऑसिलेट करेगा तो x बदलेगा और f भी बदलेगा, तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है k, ठीक है। तो यही k यहां पर डालना है। तो यहां पर बाई चांस क्या है कि जो फार्मूले में सिंबल होता है वही स्प्रिंग के फोर्स में भी सिंबल होता है, तो इसलिए यहां पर कोई चेंज ही नहीं आएगा। इसकी जगह पर ये डालोगे तो k ही बनेगा, और m क्या था इस स्प्रिंग का
सॉरी इस ब्लॉक का मास है। स्प्रिंग मासलेस ली जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, मासलेस स्प्रिंग होती है और ब्लॉक में केवल मास होता है m। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, और k की वैल्यू यहां से उठा के डालेंगे तो पहले k था वो भी, तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो ये हमारा स्प्रिंग का टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 लाइन का ही है, ठीक है ना। तो अब जो है बात आगे बढ़ाते हैं। अब सेकेंड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में देखें क्या चेंजेस हैं, उससे कितना अलग है ये देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या कहा था, जब भी आपको मिले तो पहला स्टेप है उसका मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन सबको पता है पेंडुलम का, बिल्कुल ऐसे फ्रीली छोड़ दो, जहां पर रुक जाए वही मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन है इसकी। अब जब मीन पोजीशन पता चल गई तो दूसरा स्टेप क्या था, बॉब को या जो भी ऑसिलेटिंग बॉडी है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, ठीक है। तो अगर इस बॉडी को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, ऐसे मान लो x, ठीक है। अगर इस बॉडी को मैं x डिस्प्लेस कर दूं, तो जैसे x डिस्प्लेस करोगे तो ये जो बॉब है वो यहां आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस पर फोर्स लगने लगेगा। जब हम मीन पोजीशन से किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो एक फोर्स लगने लगता है मीन की तरफ, उसी को रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। अब वही निकालना है आपको हर बार, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा भाई, तो मान लो कि हमने इसको जब डिस्प्लेस किया थीटा एंगल से, ये मान लो थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, तो अभी जो है होगा क्या कि ग्रेविटी का फोर्स लगेगा ऐसे mg, और इस लाइन को अगर मैं और आगे बढ़ा दूं तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा लिख सकते हो आप। अब mg को रिजॉल्व कर दो, एक इधर कंपोनेंट जिधर थीटा होगा उधर cos थीटा लगेगा, mg cos थीटा, और एक इधर कंपोनेंट ये होगा mg sin थीटा। तो अब mg के दो कंपोनेंट हैं, एक ये वाला स्ट्रिंग के अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर, ये वाला। अब इसमें से रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है, जो मीन की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो मीन की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है mg sin थीटा, तो यही रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो F रिस्टोरिंग की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस mg sin थीटा। अब माइनस क्यों लगा रहा हूं, माइनस हमेशा लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स जब भी लिखोगे हमेशा माइनस लगता है। रीजन क्या है कि फोर्स जो होता है वो मीन की तरफ लगता है और डिस्प्लेसमेंट अवे होता है, ठीक है ना। बॉडी डिस्प्लेस इधर हुई है और फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होने की वजह से यहां पर हमेशा नेगेटिव साइन हम लेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आगे की कहानी देखो जरा सा, कि अब ये हमारा आ गया F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो क्या यहां से हम कांस्टेंट टर्म k की वैल्यू निकालेंगे, तो भैया थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। एक बात और समझना है आपको, एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे पहले हमें प्रूव करना होता है कि ये SHM है भी कि नहीं है। तो SHM कैसे प्रूव होगा कि ये फोर्स जो रिस्टोरिंग होता है वो x के साथ प्रोपोर्शनल में आना चाहिए, ठीक है। F के साथ प्रोपोर्शनल में आना चाहिए, निगेटिव x के साथ प्रोपोर्शनल आना चाहिए, तभी हम SHM मानते हैं उसको, ठीक है। तो F अभी कहीं x दिख नहीं रहा है इसमें, x को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो देखो, ठीक है। तो x लाने के लिए ये एंगल स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर स्मॉल एंगल है तभी x आ पाता है। तो सिंपल पेंडुलम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही SHM माना जाता है। अगर लार्ज डिस्प्लेसमेंट होगा तो SHM को करता ही नहीं, ठीक है, फिर वो SHM के रूल्स को फॉलो नहीं करता। F जो होगा x के साथ प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, ठीक। तो स्मॉल एंगल के लिए ही वैलिड होता है। तो अगर फॉर स्मॉल एंगल क्या होता है, फॉर स्मॉल एंगल अगर हम बात करें, ठीक है, तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो अभी देखो क्या बनेगा, ये F रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आएगा माइनस mg इंटू थीटा आ जाएगा, mg इंटू थीटा। और फिर अब थीटा की वैल्यू क्या डालोगे भाई, अगर हम इतने पार्ट को देखें, इतने पार्ट को, तो ये चीज जो है वो आर्क जैसी लग रही है ना, आर्क, ठीक। तो थीटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। तो थीटा की जगह पर आर्क, ये आर्क बन जाएगा x, और रेडियस क्या होगा बताओ, ये x हमारा जो है वो आर्क है, और रेडियस जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना। अगर ये आर्क है तो यही तो रेडियस चाहिए, ले लो चाहिए ले लो, तो लेंथ जो है वो रेडियस है, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो थीटा अगर हमने स्मॉल एंगल कर दिया तो x अपॉन एल आ गया। अब ये जो है अगर ध्यान से देखो तो f जो है वो x के साथ क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। अगर f जो है वो x के साथ प्रोपोर्शनल हो और नेगेटिव साइन भी हो,
तो ये SHM माना जाता है। और अगर SHM है तो टाइम पीरियड का फार्मूला कैसे निकालोगे, अब वो देख लो। ये हमारा अब बन गया है ना। अब टाइम पीरियड का फार्मूला जो आएगा वो लिखते हैं। तो T इक्वल टू 2π√m/k होता है ना। m क्या था, इसका मास जो कि दिया रहेगा m, ठीक है। इस पेंडुलम के बॉब का मास m दिया रहेगा और डिवाइड बाय k। अब k की वैल्यू मैंने क्या बोला कि रेस्टोरिंग फोर्स निकाल लो और जो उसमें कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, माइनस और x को छोड़ देना, बस ये हमेशा होगा। माइनस और x को छोड़ दो, ये जो पार्ट है ये आपका कांस्टेंट टर्म बनेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि x जो है वो चेंज होता है ऑसिलेटिंग बॉडी का, ठीक है। तो और माइनस भी, ठीक, f जो है वो माइनस के साथ प्रोपोर्शनल, ये प्रूव करना होता है। बाकी चीजें जो है वो कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या, mg/l, तो ये डाल दो यहां पर mg/l। ये हमारा जो भी कांस्टेंट टर्म होगा k की जगह पर वही डालना है, ठीक है। अब काम खत्म हो गया, m से m काट दो तो t इक्वल टू फार्मूला बन गया 2π√l/g। तो आप सभी को याद होगा ये टाइम पीरियड फार्मूला कैसे आता है, ये आप यहां पे देख लो, ठीक है। तो वही स्टेप मैंने किया, पहले मीन पोजीशन कहां है, फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो निकाल लो मीन पोजीशन तरफ, ठीक। और वहां से k की वैल्यू निकालो और टाइम पीरियड फार्मूला डाल दो। बस यही स्टेप्स हम हर बार लेंगे और जितना कितना भी टफ हो डेरिवेशन वो सारे इसी से हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये देखो, अगला जो है वो है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर पेंडुलम की जो लेंथ है वो बहुत लंबी हो जाए, इनफाइनाइट मतलब सूरज से, चंद्रमा से, है ना, मून से, वहां से अगर हम पेंडुलम को बांध के अर्थ पे लटकाएं तो सोचो कि क्या होगा, ठीक है। इतना लंबा अगर पेंडुलम ले जो बहुत लंबा हो, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का, तो टाइम पीरियड का फार्मूला फिर ये नहीं लगता जो अभी हम लोगों ने पेंडुलम का यूज किया था 2π√l/g, ये नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। ये तभी वैलिड है जब लेंथ फाइनाइट हो, 100 मीटर 100 किलोमीटर ऐसा कुछ दे दे, बहुत दे दिया लंबा तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़े मतलब फाइनाइट लेंथ अगर है तभी ये फार्मूला वैलिड है। अब बोल दिया इनफाइनाइट मतलब बहुत लंबा, तो अगर इनफाइनाइट लेंथ बोल दिया तो उसका फार्मूला बदल जाता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो अब ये क्या करोगे, अब अगर पेंडुलम जो है वो मून या सन से बंधा हुआ, ठीक है, तो वो कैसे ऑसिलेट करेगा बताओ, पूरा इंडिया से लेके अमेरिका तक उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ऐसा कुछ बहुत दूर तक ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो अभी मान लो ये इसकी मीन पोजीशन है और यहां तक ये ऑसिलेट कर रहा है अर्थ के काफी डिस्टेंस तक, ठीक है। इसलिए यहां पर पूरी अर्थ दिखाई गई है, ठीक, अर्थ के यहां से यहां तक ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक। अब क्योंकि बहुत दूर बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग का आपको टॉप नहीं दिखेगा, तो इसलिए यहां पर दो पैरेलल, है ना। अगर कोई चीज बहुत इनफाइनाइट से अगर आप लाइन खींचो, इनफाइनाइट से वायर खींचोगे तो यहां पर ये दोनों पैरेलल ही दिखेंगे। जैसे लाइट अगर इनफाइनाइट से आती है तो कैसी होती है, पैरेलल होती है ना। तो कोई भी अगर दो लाइन आप इनफाइनाइट से ड्रॉ करोगे तो वो आपको पैरेलल ही दिखेंगे, ठीक। तो ये स्ट्रिंग है, ठीक, तो ये दोनों स्ट्रिंग कैसी दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। इस बॉब का मास सपोज करो m है ना। अब ये इसकी मीन पोजीशन अगर है और इससे अब क्या करना है, x डिस्प्लेस कर दो, वही बार बार होने वाला है। x जब आप उसको डिस्प्लेस करोगे तो एक फोर्स इधर लगेगा, वो हमें पता करना है इधर कौन सा फोर्स लगेगा, कैसे पता चलेगा। तो अब देखो बॉब पर ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है वो हमेशा किधर लगाती है, सेंटर की तरफ। ग्रेविटी किधर फोर्स लगाती है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है भाई, है ना। ऐसे मत लगा देना, ठीक, किधर सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगी ऐसे, ठीक है। तो mg इधर लग रहा है, ग्रेविटी इधर फोर्स इस पर लगा रही है। अब मान लो कि ये वाला एंगल अगर थीटा हो तो इसका जो मीन पोजीशन की तरफ कंपोनेंट आएगा, मीन की तरफ, वो क्या आ जाएगा, mg को अगर हम रिजॉल्व कर दें इस डायरेक्शन में तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो जो मीन की तरफ फोर्स आता है वही रेस्टोरिंग होता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं F रेस्टोरिंग इक्वल टू माइनस mg cos थीटा। बस मीन पोजीशन ढूंढ लो, उसके बाद थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया x और फिर वहां पर देखो फोर्स लग कौन सा रहा है ना, मीन की तरफ। तो mg लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट आएगा मीन की तरफ, वहां से रेस्टोरिंग निकल आएगा। तो F रेस्टोरिंग की वैल्यू, अब नेगेटिव में बोल रहा हूं, बार बार लगाना है, अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा, नेगेटिव से लगेगा क्योंकि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, इसलिए, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, इसलिए नेगेटिव साइन हमेशा आएगा इसमें। अब माइनस mg, अब cos थीटा की वैल्यू डाल दो जरा सा,
इस वाले ट्राइंगल से, तो cos थीटा इक्वल टू द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है x, बेस हो गया x, और हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल में कौन सा होगा ये, तो ये कहीं ना कहीं क्या लग रहा है बताओ, ये रेडियस ऑफ अर्थ है ना ये, ठीक है ना, ये चीज आपका रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो रहा है, ठीक है। इस ट्राइंगल में cos थीटा इक्वल टू बेस और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। अब देख लो, दो लाइन में रेस्टोरिंग फोर्स आया। अब क्या करना है, यहां से k की वैल्यू आपको बस, उसके बाद तीसरा स्टेप यूज करो 2 पाई अंडर रूट m बाई के। देख लो बिल्कुल वही स्टेप फॉलो हो रहे हैं, है ना। अब इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम है तो कैसे निकालोगे, ठीक। अब k की वैल्यू जो है वो कैसे पता करोगे, ये ध्यान रखना। k की वैल्यू मैंने क्या बताया, माइनस को और x को छोड़ना है, बाकी जो भी है वो सारा कांस्टेंट होता है। mg अपॉन re ये हो गया कांस्टेंट। अब आप बताओ क्या रेडियस ऑफ अर्थ कभी बदलता है, नहीं बदलता। g की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो मास है पेंडुलम का वो भी नहीं बदल रहा होगा, ऑसिलेट करेगा तो क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो mg अपॉन re है कांस्टेंट, तो k की वैल्यू हमेशा क्या करना है, x और निगेटिव साइन को छोड़ दो, बाकी जो होगा वही हमारा कांस्टेंट होगा। तो k की वैल्यू, ये कांस्टेंट टर्म को ही बोलते हैं mg अपॉन re। m से m कैंसिल हो गया, टाइम पीरियड का फार्मूला यहां पर इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर रूट re अपॉन g। बोलो भाई, तो देख लो सिंपल पेंडुलम का फार्मूला क्या आया था, 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g आया था, ठीक है। जबकि अगर इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम, वही पेंडुलम का लेंथ इनफाइनाइट कर दे तो l की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं डालना है, ये समझ लो, ठीक है। अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो l की जगह पर re आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, ये समझ लो। अब क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमें पता है तो हम चाहे तो इन सब की वैल्यू डाल सकते हैं। 2 पाई की वैल्यू डाल देगा 2 इंटू 3.14, और रेडियस ऑफ अर्थ सबको पता होता है 6.4 इंटू 10⁶, और डिवाइड बाय g की वैल्यू सबको पता है ना, अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आता है 84.6 मिनट आता है। तो यानी कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड इतना, ये फिक्स है 84.6 मिनट ही होता है, ठीक है। अब ये अगर टाइम पीरियड है तो अब बोल दे अगर क्वेश्चन की मैक्सिमम टाइम पीरियड पेंडुलम का कितना हो सकता है, तो इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर अर्थ पर पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तब की बात कर रहा हूं, ठीक। तो इससे ज्यादा क्यों नहीं होता, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ाते जाओ, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब लेंथ कितना बढ़ा सकते हो, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट लेंथ करने पर टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 84.6। तो जब इनफाइनाइट लेंथ, अब इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड 84.6 मिनट आता है, ठीक। तो भाई एल की जगह पर आर ई आ जाएगा, याद करना भी बहुत आसान है, ठीक है ना। बस थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ सेम है, बस लेंथ जहां थी वहां आर ई आ जाएगा। कब, अगर इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम है तब, ठीक है। अगला देखो, अब ये भी सब एक जैसे हैं भाई, है ना। अब इसमें जैसे इसका जो है बोल रहा है कि अगर एक अर्थ के चारों तरफ हम, अर्थ गोल होती है, उसके बीच में एक होल कर दिया जाए, इस पार से उस पार, है ना, पूरा ड्रिल करके होल कर दे, ठीक। अगर अर्थ के सेंटर से एक होल कर दिया जाए किसी मशीन को लेके, ठीक है। अब ऐसी मशीन बनी है, ठीक है। तो ऐसी कोई मशीन अभी तक तो नहीं है कि जो अर्थ को इस पार से उस पार होल कर सके, ठीक है। लेकिन हम भैया फिजिक्स में इमेजिनेशन चलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी इमेजिन कर लो, मान लो अगर होल हो तो क्या होगा, ठीक। तो अब इसका टाइम पीरियड का फार्मूला, अगर एक्चुअली यहां पर पहले तो ये ऑसिलेट करेगा कि नहीं ये भी तो पता करो, ठीक। तो ऑसिलेट कब करता है कोई चीज, अगर एक मीन पोजीशन है जहां पर नेट फोर्स 0 है और उससे बॉडी को डिस्प्लेस करने पर अगर एक फोर्स मीन की तरफ लगने लग जाए तो वहां पर ऑसिलेशन के चांस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब आप जरा सा सोचो कि इसका मीन पोजीशन कहां पर है। अब देखो थोड़ा सा चीजें बदल रही हैं, ठीक। करना वही स्टेप्स है, बस आपको कैसे करना ये देखो। अब अगर हम इसके अंदर एक बॉल को छोड़ दें, है ना, एक टनल है, इसके अंदर एक बॉल को ऐसे में ड्रॉप कर दूं तो क्या होगा, अर्थ खींचती है अपने सेंटर तरफ, है ना, ठीक है। अगर यहां पर एक बॉल को मैं ड्रॉप करूं तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगी और ऐसे खींचेगी। अब आपको पता है ना, अर्थ का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, mg, वेट जो होता है ना, ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो वेट होता है,
ठीक। तो वो अपने उसके बॉडी के वेट से खींचती है mg से, ठीक। अब क्योंकि g की वैल्यू जैसे जैसे नीचे जाओगे घटती जाएगी और सेंटर पर 0 हो जाएगी। यहां पर अगर g 0 हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां सेंटर पर फोर्स 0 हो गया, तो जहां पर नेट फोर्स 0 होता है वही मीन पोजीशन। तो अगर बॉल को आपने छोड़ा, फोर्स घटता गया और सेंटर पर पहुंच के 0 हो गया, तो आपको मीन पोजीशन मिल गई। ये है मीन पोजीशन। और दूसरा मैंने क्या बोला, अगर मीन पोजीशन से बॉडी को शिफ्ट करो किसी डायरेक्शन में, तो एक फोर्स अगर मीन की तरफ लगने लग जाए तो समझ जाओ बॉडी ऑसिलेट करेगी, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या हुआ कि मान लो ये मीन पोजीशन अगर है, अब हमने क्या किया, इस बॉडी को या बॉल को मान लो यहां से यहां खींच दिया एक्स डिस्टेंस। तो मीन से हमें ऐसा ऑब्जर्व करना है कि मीन से खींच रहे, तो अगर मीन से एक्स डिस्टेंस आपने खींचा यहां पर, तो अर्थ खींचने लगेगी वापस, सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स लगता है, सेंटर पहुंच के 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस बॉल को आप इधर कर दो, यहां से मान लो इधर शिफ्ट कर दे, तो अर्थ इधर खींचने लगेगी। भाई सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स लगता है, अगर सेंटर से इधर करोगे तो इधर, तो हमेशा क्योंकि मेन तरफ फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब ऑसिलेट तो करेगी ये, ठीक है। तो अगर ऑसिलेट करेगी तो वो एसएचएम होगा कि नहीं, ये भी है भाई, है ना। ऑसिलेशन, सारे ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होते, ठीक है। तो ऑसिलेशन अगर एसएचएम होगा तो फिर वो इस रूल को फॉलो करना चाहिए, इस रूल को। तो इसीलिए पहले हम कोशिश करते हैं कि ये चीज प्रूव हो जाए कि एफ जो है वो एक्स के साथ प्रोपोर्शनल आ रही है, ठीक है। एक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए, दोनों की लीनियर पावर होनी चाहिए, ठीक है, तभी एसएचएम माना जाता है। तो वो चीज हमारे रेस्टोरेटिव फोर्स से ही निकलती है। अब भाई साहब देखो जरा सा कि करना क्या है आगे का स्टेप। तो हमने क्या है, अब सेकेंड स्टेप यही था, पहले मीन ढूंढ लिया, अब उसको एक्स डिस्प्लेस करा दो। जब यहां पर आया तो इस टाइम जो फोर्स मीन की तरफ लग रहा है वो कितना लग रहा है, ठीक है। तो मीन की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो आएगा mg डैश। डैश क्यों मैंने लिखा, क्योंकि वो अब अर्थ सरफेस पर तो है नहीं, थोड़ा सा नीचे, भाई वो कहीं भी हो सकता है, तो आपको अपने हिसाब से कहीं भी थोड़ा सा डिस्प्लेस कराना है बस, जरूरी नहीं सरफेस पर लेके जाओ। अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिया तो यहाँ पर g की वैल्यू g डैश के इक्वल होगी, ठीक है ना। g डैश मतलब सरफेस से थोड़ा सा कम होता है ना, तो इसको हम g डैश मान रहे हैं, ठीक। तो सेंटर से x डिस्टेंस पर g की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, सेंटर से x डिस्टेंस पर g की वैल्यू का फार्मूला कोई बता सकता है क्या, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है x डिस्टेंस पर, ठीक है, जी एम ई एक्स अपॉन आर ई क्यूब, ये फार्मूला है भाई, ठीक है। अगर सेंटर से देखोगे तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि डेप्थ वाला फार्मूला लगाएं, तो डेप्थ वाला फार्मूला कौन सा होता है, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई, ये डेप्थ वाला फार्मूला है। लेकिन इसको हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एच आता है ना वो सरफेस से लिया जाता है, जबकि एसएचएम में हम लोगों को कौन सा एक्स लेना है, मीन से कितना डिस्प्लेस हुआ, मीन से, ठीक है। तो इसलिए सेंटर से डिस्टेंस लेना है तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्या होता है, ऊपर से गहराई देता है, कितने नीचे जाने पर जी की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी। तो जब सरफेस से लोगे तो फार्मूला ये आता है, अगर सेंटर से लोगे तो ये आता है, ये याद रखना है इसको, ठीक है। ये ठीक वैसे ही है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, अगर किसी चार्ज स्फीयर के, एक ऐसा स्फीयर जो जिसमें हर जगह चार्ज होता है ना, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर अगर है, तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस अंदर कहीं है ना, बाहर नहीं जाना, अंदर कहीं, यहां पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, और अगर इस स्फीयर का रेडियस r है और चार्ज q है, तो r डिस्टेंस पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आता था, k q r अपॉन r क्यूब, ठीक है। तो कैपिटल R क्या है, इसका, इस स्फीयर का रेडियस, तो यहां पर r ही क्या है, इस अर्थ, ये भी तो स्फीयर है, इसका रेडियस बिल्कुल सिमिलर होता है चार्ज स्फीयर और अर्थ का, जैसे इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका जी बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, यहीं से आप रिलेट कर सकते हो अर्थ का सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब यहां पर जी आपको पता चल गया, ठीक है। अब रेस्टोरेटिव फोर्स निकालो भाई, mg डैश नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो रेस्टोरेटिव फोर्स का फार्मूला बना माइनस mg डैश, ये फार्मूला बना। अब g डैश की वैल्यू जरा सा डाल दो, g डैश की वैल्यू क्या है, एक काम करते हैं यार, जरा सा इसको एक काम और कर लो, g डैश, g m जो होता है इसको रिप्लेस किया जा सकता है
जी आर ई स्क्वायर से, ठीक है ना। जी एम ई जो होता है वो इक्वल होता है जी आर ई स्क्वायर, ठीक है। जी क्या है, सरफेस पर जी की वैल्यू है, ठीक। तो जी एम ई को रिप्लेस कर दो और डिवाइड बाई आर ई क्यूब, इसको अलग ही सॉल्व कर लो। अब ये आर ई स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, तो जी डैश की वैल्यू क्या आ गई, जी एक्स अपॉन आर ई। अब ये जी डैश की वैल्यू यहां पर डाल दो, तो रीस्टोरिंग फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं, जी एक्स अपॉन आर ई, जी एक्स अपॉन आर ई, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ रही बात कुछ, ठीक। तो बहुत सिंपल है चीजें, ठीक है। अब ये आपका चार्ज वाला जो पार्ट था उससे इसको रिलेट कर लेना है, ठीक है। कुछ चीजें अब भाई अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप बदल रहे हो तो उन्हीं चीजों से हमें करना है, तो कुछ न कुछ वेरिएशंस आते रहेंगे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड तो सेम नहीं चलेगा ना, ठीक है, केस अलग है, ठीक। तो अभी जो रेस्टोरिंग फोर्स आया एम जी डैश, तरीका वही होगा, कॉन्सेप्ट वही होगा। तो ये हमारा आ रहा है F इक्वल टू, अब देख लो फिर से बात आ गई, खत्म हो चुका है। F माइनस एक्स के साथ प्रोपोर्शनल दिख गया, इसका मतलब ये SHM है। और अगर SHM है तो फिर अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, रेस्टोरिंग फोर्स हम केवल इसलिए निकालते हैं ताकि वो SHM कर रहा है कि नहीं ये पता चल जाए, और अगर ये है तो फिर वहीं से K की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 पाई अंडर, है ना, ये फार्मूला होता है, इसमें K की वैल्यू है तो डालना है, ठीक है। तो मास किसका, जो SHM करने वाली बॉडी है उसका मास m दिया रहेगा, और डिवाइड बाई K। अब K की वैल्यू क्या होती है, माइनस और x को छोड़ दो, बाकी जो है वही K है, mg अपॉन आर ई, m से m कैंसिल हो गया, T का फार्मूला आ चुका है 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। तो ये बिल्कुल वही सेम फार्मूला आ गया जो इनफाइनाइट लेंथ वाला था, सेम फार्मूला, ठीक है। अगर टनल में ड्रॉप करो चाहे इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम, उतने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे। और ये टाइम कितना आया था भाई, इसमें भी हम वैल्यू अगर डालोगे तो 84.6 मिनट आया था, ठीक है। तो अगर यहां पर बॉल को छोड़ें यहां पर, तो कितनी देर बाद वो यहां पर पहुंचेगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि ऑसिलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड होता है 84.6 मिनट। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि अगर बॉल यहां पे छोड़ा तो कितनी देर में वो यहां पहुंचेगा। भाई जितना यहां से छोड़ोगे ना ये, तो इसी एम्पलीट्यूड पर ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। जितना ऊपर ले जाके छोड़ोगे, ठीक है, अगर यहां पे छोड़ू तो यहां तक जाएगा, अगर यहां छोड़ोगे तो यहां तक आएगा, तो मालूम मैं यहां छोड़ रहा हूं तो यहां तक आएगा, ठीक है। तो अगर यहां छोड़ो तो यहां पहुंचने में कितनी देर में पहुंचेगा, ठीक। तो ये आपको बताना है कमेंट करके। तो देख लो भाई, सेम वही चल रहा है स्टेप, पहले मीन पोजीशन ढूंढ लिया, फिर थोड़ा डिस्प्लेस करा, तो जो फोर्स लग रहा है सेंटर का उसको निकाल लो, वहां से के मिल जाएगा, टाइम खत्म हो गया भाई, ठीक है। चलो ये देखो यूट्यूब वाला केस, अब ये भी बच्चे बड़ा देख के खुश हो जाते हैं कि यार ये तो अच्छी, ये कैसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा, सारे क्वेश्चन सारे टाइम पीरियड उसी कॉन्सेप्ट से हम करेंगे, ठीक है। पर जो केस चेंज होने की वजह से कुछ चीजें बदलेंगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो यू शेप्ड एक ट्यूब ले लेते हैं पहले, ये मान लो एक यू शेप्ड ट्यूब है, ठीक है। और इसमें फिल कर देते हैं एक लिक्विड, ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। एक ट्यूब है जिसमें ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। अगर आप लिक्विड ऐसे डाल के छोड़ दोगे तो वो दोनों कॉलम में सेम हाइट पर जाके रुकेगा, ठीक है, सेम हाइट पर। और ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर वो ऑसिलेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है सारा कुछ, तो यही इसकी मेन पोजीशन हो जाएगी, ठीक है ना, ये ठीक है। ये अगर यहाँ पे रुका हुआ है तो इस तरीके से इसकी मेन पोजीशन। अब अगर कोई इंसान आके एक साइड में ऐसे इसको हल्का सा लिक्विड को पुश कर दे, ठीक है। जब ऐसे हल्का सा इधर पुश करोगे तो इधर उठ जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना। इधर का कॉलम नीचे, उधर का ऊपर, जब प्रेशर इधर बढ़ गया इधर कम हो गया,
तो ये वाला प्रेशर ज्यादा है तो ये नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होने लगेगा, ऑसिलेशन होने लगेगा। ठीक है, तो ऑसिलेशन तो होगा पक्का। अब वो एसएचएम है कि नहीं है तो उसको हम प्रूव करेंगे, एफ अगर एक्स साथ प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो है। ठीक, फिर यही चीजें करनी है। तो स्टेप वही है भाई। तो पहला काम है, ये इसकी मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन अगर पता चल गई तो एक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। अब डिस्प्लेस करने के लिए दूसरी एक ट्यूब और बना लेते हैं। ठीक है, सेम इसी ट्यूब में हमें डिस्प्लेस करना है, लेकिन डायग्राम तो दूसरा बना लेना, तभी तो समझ में आएगा। देखते रहना भाई ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा डायग्राम बन गया। अब एक काम कर लेते हैं, पहले वाला कहां तक था वो निशान मैं लगा देता हूं। ठीक है, पहले वाला कहां तक था वो निशान पहले देखो यहां तक था ऐसे। ठीक है, अच्छा ये हाइट भी दिया रहता है कि ये मान लो h हाइट तक लिक्विड इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब था तो h हाइट तक था, दोनों साइड में h हाइट तक था। इस लिक्विड की आपको डेंसिटी दिया रहेगा, इस ट्यूब का, ठीक है ना, एरिया देने की जरूरत तो नहीं, हमको जरूरत पड़ती है इसलिए हम मान लो ट्यूब का एरिया एज्यूम कर लेते हैं ए। ठीक, एक्चुअली ये सिलिंड्रिकल शेप की ट्यूब है तो इसके वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब लिक्विड देता है तो मास देता नहीं है, लिक्विड का डेंसिटी वगैरह देता है, तो हमें मास निकालना पड़ता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। ठीक, तो मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी है रो, और वॉल्यूम ये सिलिंड्रिकल शेप का है ना, ये जैसे अगर इतना पार्ट देखो सिलिंड्रिकल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला सबको याद रखना है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इनटू सिलेंडर की हाइट बोलो या लेंथ बोलो, ठीक है ना, हाइट लेंथ वही। तो एरिया इनटू हाइट होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जरा सा देखो। अब हमने क्या करा कि पहले वाली हाइट ये थी, अब एक को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूं। एक साइड से मैं क्या कर रहा हूं, लिक्विड को अगर x नीचे ले लूं यहां तक, ठीक है, इस हाइट पर अगर मैं नीचे ले लेता हूं, अगर x मैं नीचे ले लूं लिक्विड को, x मैंने मान लो नीचे पुश कर दिया। ठीक है, अच्छा पहले लिक्विड कहां तक था, यहां तक था, ऐसे यहां तक था। जब इसको x नीचे करोगे तो इधर x ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, इस ब्लू वाली लाइन तक था यहां तक, अब इधर x नीचे किया तो यहां पर ब्लू से x ऊपर चला गया। ठीक, तो अब इसमें लिक्विड यहां तक है और इसमें यहां तक है भाई, तो दोनों कॉलम में जो लिक्विड के हाइट का डिफरेंस है वो देखो जरा सा, ये चीज ये कितनी हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी। ठीक है ना, x और x भाई देखो, ये x है और ये भी x है, तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक, तो इधर अगर x नीचे करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये 2x ऊपर हो गया। ठीक है ना, इसके अगर रिस्पेक्ट में हो 2x ऊपर, तो ये जो एक्स्ट्रा हाइट है इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा और उसकी वजह से ये इसको पुश करके नीचे लेके आएगा। तो अब बात वही है कि अगर x डिस्प्लेस किया तो इसमें एक फोर्स लगने लगा, है ना, ये लगने लगा ना इधर से, अब ये इसको दबाएगा, तो कितने फोर्स से दबाएगा उसी को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। तो कितने फोर्स से दबाएगा भाई साहब, तो माइनस फोर्स कितना लगेगा बताओ। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा लिक्विड है यही जो फोर्स लगाएगा। ठीक है, यहां तक तो दोनों साइड में सेम हाइट तक है तो कोई दिक्कत नहीं, जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वही फोर्स रिस्टोरिंग के लिए लगाएगा। तो इस फोर्स का वेट आप निकाल लो, वेट ही तो फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस लिक्विड का जो वेट है वही फोर्स लगाएगा। तो वेट लिख लेते हैं mg, m डैश में मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी m हमको कुछ और भी लेना है। तो मान लो इस पार्ट का मास है m डैश, तो m डैश इंटू जी कर दिया, ये जो वेट हो गया। ठीक है, इसका वेट ही दबा रहा है। अब वेट, अब क्योंकि मास तो दिया नहीं है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म। ठीक है, तो मास का जो फार्मूला होता है लिक्विड की डेंसिटी इंटू लिक्विड का वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, अब वॉल्यूम कितने पार्ट का, इतने पार्ट का वेट निकाल रहे हो ना भाई, तो इतने पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया, ये जो मान लो ये एरिया अगर a है और ये चीज हाइट, एरिया इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2x। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होगा वो आएगा एरिया इंटू हाइट, और हाइट है 2x और इंटू जी। तो ये हमारा रेस्टोरिंग फोर्स आ चुका है। ठीक है, नेगेटिव साइन। अब क्या आपको यहां पर देखो क्या आया भाई, माइनस रो ए, ये 2 सामने ले लो, 2 रो ए जी एक्स। तो क्या एफ एक्स के साथ प्रोपोर्शनल दिख गया,
कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। एफ जो है वो एक्स साथ प्रोपोर्शनल दिख गया, इसका मतलब ये वाला हमारा के हो गया। एक्स और नेगेटिव के अलावा जो भी है वो क्या है, के। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लो क्या कुछ नया हो रहा है, वही बार बार हो रहा है, 2 रो ए जी। रेस्टोरिक फोर्स का कितना डेवलप हो रहा है वो वही आपको समझना है, ठीक है ना। तो 2 रो ए जी, एक चीज तो ये हमारी हो गई। अब यहां पर एक काम और करना है एडिशनल, वो जरा सा समझो। एडिशनल इसमें क्या करना पड़ता है, बहुत ही सिंपल चीज है भाई। एक्चुअली होता क्या है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि टाइम पीरियड जैसे के आता था इस वाले फार्मूले में के की वैल्यू डाल के खत्म कर देते थे, ठीक। अभी भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बस दिक्कत ये आ रही है कि इस वाले केस में ये एम की वैल्यू भी नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। पीछे वाले जो केसेस होते हैं ना, वो एम क्या होता था, पेंडुलम का मास हो जाता था, ठीक है, जो ऑसिलेटिंग बॉडी है उसका मास होता है ये। अब इसमें ऑसिलेट कौन कर रहा है, ऑसिलेट तो पूरा का पूरा लिक्विड कर रहा है भाई, पूरा लिक्विड ऑसिलेट करेगा। तो इसीलिए मैंने पहले ही टाइम लिखवा दिया था क्लियरली, एम क्या है, एम जो है मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी है। तो पूरे लिक्विड का मास वो देता नहीं है, ठीक है ना, वो देगा आपको डेंसिटी और वॉल्यूम। तो इसलिए ऑसिलेटिंग बॉडी का मास आपको निकालना पड़ता है और तब डालोगे आप, ठीक है ना। तो अगर मास दे दे तो एम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो देते ही नहीं, ठीक है। तो इस ऑसिलेटिंग बॉडी का मास, इस लिक्विड का मास अगर निकालना तो यहां पे चलो निकालते हैं। तो मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसीलिए मैंने बोला था एम एक मास और लेना पड़ेगा। अभी तक ये वाला जो मास था वो इसका था जो फोर्स लगा रहा था, और यहां पर जो मास है वो ऑसिलेटिंग बॉडी का मास होता है। तो ऑसिलेटिंग कॉलम तो पूरा ही लिक्विड ऑसिलेट कर रहा है, तो पूरे का मास लेना पड़ेगा। तो एम अगर हम पूरे का मास लें तो एम इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी और पूरे का वॉल्यूम। अब पूरे का वॉल्यूम कैसे होगा बताओ, एरिया। अभी मैंने क्या बताया, ये सिलेंड्रिकल शेप की ट्यूब है, वो मुड़ी है वो बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो सिलेंड्रिकल है ना, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल का फार्मूला होता है एरिया इंटू लिक्विड की हाइट, एरिया इंटू हाइट। अब हाइट भाई देखो, इधर भी h हाइट तक लिक्विड है, इधर भी h हाइट तक, तो हाइट कितनी हो जाएगी 2h, ठीक है ना। पूरे लिक्विड की जो कॉलम, भाई इसको आप सीधा कर दो ना, ऐसे सीधा कर दोगे तो सिलेंडर की जो हाइट है या लेंथ है वो कितनी होगी, 2h होगी, ठीक है ना। सिलेंडर का लेंथ लिया जाता है, ठीक, तो वो 2h हो जाएगा। तो बस ये मास आ गया इस लिक्विड का, अब उठा के डालो भाई, है ना। अब इसमें वैल्यू डाल दो, हमारा आंसर आ चुका है। मास ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, इस लिक्विड का मास कितना आ रहा है, रो ए इंटू 2h आया हुआ है, और डिवाइड बाय के की वैल्यू कितनी आ रही है, के की वैल्यू यहां से देखो ये आया हुआ है 2 रो ए जी। अब देख लो क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, ए से ए कटा, रो से रो कटा, तो t इक्वल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट h अपॉन जी, खत्म। तो कहीं ना कहीं फार्मूले मैचिंग मैचिंग से लग रहा है भाई, है ना। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इनफाइनाइट लेंथ वाले में आर ई बाई जी, इसमें h बाई जी आ रहा है ना। h क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब था वो हाइट है, ध्यान रखना ये बातें इंपॉर्टेंट है भाई। h है क्या, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब था वो हाइट आपको इस फार्मूले में आता है। अच्छा, अब यू ट्यूब जब ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड में जरा सा ध्यान से देखो, कहीं पर भी डेंसिटी नहीं है ना। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या टाइम पीरियड लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो नहीं, ठीक है ना। आप देख लो हाइट, अब कुछ भी लिक्विड हो उसकी हाइट होनी चाहिए पता बस, और जी पता होना चाहिए। तो डेंसिटी मतलब चाहे वाटर डाल दो, चाहे मरकरी डाल दो, कोई भी लिक्विड डाल दो, सबका टाइम पीरियड सेम आना है अगर सेम हाइट तक फिल है तो, ठीक। चलो, अब ये तो यार पेंडुलम का केस है, इसको हम अभी फिलहाल नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक काम अब और हम लोग कर लेंगे, एक और डेरिवेशन कराएंगे लास्ट में, उसके बाद फिर ठीक है बंद करेंगे आज का लेक्चर, क्योंकि आज हम वेराइटीज लेना चाह रहे हैं, अलग अलग वेराइटी, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब जो है ना, ये पेंडुलम के ही कई केसेस होते हैं कि अगर पेंडुलम लिफ्ट में बंधा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, स्पेसशिप में है तब टाइम पीरियड क्या होगा, कार एक्सेलरेटिंग कार में टाइम पीरियड, ये सब 10-10 सेकंड के सॉल्यूशंस होते हैं, समझ लो 5-5 सेकंड के। तो ये मैं अगले लेक्चर में इन चीजों को बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है थोड़ा सा हम वेराइटीज लेना चाह रहे हैं, तो ये ले लेते हैं अगला जो है हमारा, ठीक। अब मैं नेक्स्ट कौन सा ले लूं,
मोशन ऑफ, एक सेकंड, किस कोई पेज में एक ले लूं ढंग का जो थोड़ा स्पेसियस हो, ठीक है, इसमें कर लेते हैं, ये हेडिंग इग्नोर कर दो, ठीक। हम क्या करेंगे, एक और केस लेना है, मैं चाह रहा हूं कि टाइम, अगर एक कंटेनर में, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बच्चे जो है इसमें भी बहुत परेशान होते हैं, इसलिए इसको भी आप देखो उसी मेथड से, ठीक है। अब एक कंटेनर है और इसमें एक ब्लॉक डाल दिया गया, ठीक है, देखते हैं कैसा ब्लॉक है, क्या है। इसमें एक हमने क्या करा, ब्लॉक ले लिया इस टाइप से, सिंपल सा एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे तैर रहा है मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर इसको हल्का सा ऐसे दबा के छोड़ो, अगर दबा के छोड़ोगे ना तो क्या होगा, उतने पे रुक थोड़ी नहीं जाएगा, है ना। जैसे अगर ये इतने पे तैर रहा है और उसको दबा के, जैसे आप बॉल एक ले लो, बॉल, और उसको जब आप ऐसे कंप्रेस करो नीचे और छोड़ दो, ऊपर आती है तेजी से, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली जब कोई चीज तैर रही होती है तो उस टाइम उस पर एक अपथ्रस्ट लगता है और वो उसके वेट के एग्जैक्टली इक्वल होता है जब तक तैर रही है तब तक, ठीक है। फ्रीली अगर, ये एक्चुअली इसका क्या है, मीन पोजीशन, ठीक है। जब बॉडी रेस्ट पर है तो समझो उसका मीन पोजीशन, ठीक है। तो हर बार हमें ये काम करना ही होता है, मीन पोजीशन ढूंढते हैं। और अगर मान लो इस कंटेनर का या जो भी ब्लॉक है, इसकी एच हाइट पानी के अंदर है, ठीक है। अभी लास्ट है भाई, अगर एच हाइट ब्लॉक का पानी के अंदर है और ये अगर सिंपली फ्लोट कर रहा है, तो इस कंडीशन में इसका जो वेट है वो अपथ्रस्ट से बैलेंस है, यानी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ द ब्लॉक की अगर हम बात करें, वेट ऑफ द ब्लॉक वो इक्वल है अपथ्रस्ट के साथ। अब क्या, जल्दी से सोच के बताओ अपथ्रस्ट का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। वेट ऑफ द ब्लॉक को अगर मैं mg लिख दूं तो अपथ्रस्ट का फार्मूला क्या होता है, अगर मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, इसमें भी मास नहीं देंगे, सबका निकालना पड़ेगा डेंसिटी वॉल्यूम करके, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से निकालना पड़ेगा, मास देता नहीं है, ठीक है ना। तो करना कि भाई डेंसिटी अगर वॉल्यूम पता है तो मास निकाल लिया जा सकता है, इतना तो करोगे, ठीक है। मतलब मेथड भाई ये मास ना दे दिया, डेंसिटी वॉल्यूम दे दिया, ठीक। तो अभी क्या करोगे, मान लो यहां पे लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है और इस ब्लॉक की डेंसिटी रो है, ठीक। तो अपथ्रस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा Vg। अब V क्या है, ये डिप्ड पार्ट का वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, डिप्ड पार्ट का वॉल्यूम। जितना ज्यादा डिप होगा उतना ही ज्यादा अपथ्रस्ट लगता है, ठीक है। जितना बॉडी डिप होगी ना उतना ही ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करता है और उतना ही ज्यादा अपथ्रस्ट लगता है, ठीक। आप देख लो अपथ्रस्ट का फार्मूला सिग्मा Vg आ रहा है। अपथ्रस्ट को बॉयंट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, बॉयंट फोर्स भी बोला जाता है। तो ये सिग्मा Vg आता है, तो बॉयंट फोर्स कहीं ना कहीं डिप्ड पार्ट के वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अभी आगे ये यूज होगा, अभी इसको जब कंप्रेस करोगे तो डिप्ड पार्ट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो अपथ्रस्ट जाता है बढ़। जब अपथ्रस्ट बढ़ जाता है तो फिर बॉडी, जैसे हाथ हटा तो बॉडी ऊपर फेंक देता है वो, और वो ऑसिलेशन शुरू कर देता है, ठीक। तो अभी तो फिलहाल वो क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो उस टाइम पर वेट जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा अपथ्रस्ट के साथ। तो यहां से इस बॉडी का मास हम निकाल लें, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी, है ना, ऑसिलेटिंग बॉडी का मास हमें चाहिए होता है, तो मैं पहले ही निकाल ले रहा हूं इसका मास। तो अब ये जी से जी काट दो और वॉल्यूम डालो भाई, वॉल्यूम किसका होता है, डिप्ड पार्ट का। तो कितना, अब ये भी सिलिंड्रिकल है तो डिप्ड पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, इस पार्ट का मान लो एरिया ए है, एरिया इंटू डिप्ड पार्ट की हाइट, एरिया इंटू डिप्ड पार्ट की हाइट, ठीक है। तो m इज इक्वल टू आ चुका है, m किसका, ब्लॉक का, ये वेट ब्लॉक का था ना भाई, तो m ब्लॉक का है, ये ब्लॉक, तो ये आ रहा है सिग्मा ए एच, ठीक। अब आगे की कहानी कर लो, क्योंकि ऑसिलेटिंग बॉडी का मास हमें टाइम पीरियड और वॉल्यूम चाहिए होता है, इसमें दिया नहीं है ना, तो इसलिए मैंने पहले ही निकाल रखा है, ठीक है। अब हम स्टेप पे आएंगे टाइम पीरियड निकालने वाले। अब क्या करना है, ये इसकी मेन पोजीशन है, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दो, कितना, x। अगर इसको हम x कंप्रेस कर दें, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। अगर इस ब्लॉक को मैं x नीचे कंप्रेस कर दूं, कोशिश करता हूं कंप्रेस हो जाए, ऐसे मान लो। अब इसको अगर मैंने x कंप्रेस कर दिया तो जरा सा सोचो क्या होगा, ठीक है। अभी वाटर या लिक्विड के अंदर जो
डिप्ड पार्ट है वो H तो पहले ही था और X और नीचे आ गया, ठीक है ना। X डिस्टेंस हमने इसको कंप्रेस कर दिया, तो जब कंप्रेस कर दोगे तो डिप्ड पार्ट का वॉल्यूम बढ़ गया। बढ़ा कितना ये देखना जरा सा, इतना वॉल्यूम बढ़ा है भाई, है ना, इतना वॉल्यूम जो है वो एक्स्ट्रा आ गया पानी के अंदर। तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गया उसकी वजह से अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने लिखा था बॉयंट फोर्स जो है वॉल्यूम के साथ प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया कितना, इतना, अपथ्रस्ट बढ़ गया। अगर अपथ्रस्ट बढ़ गया वेट तो उसका बॉडी का उतना ही है ना। अपथ्रस्ट पहले अपथ्रस्ट और वेट इक्वल थे, अभी अपथ्रस्ट अगर बढ़ा तो और वेट उतना ही है, तो अब यानी कि वेट से ज्यादा हो गया अपथ्रस्ट, तो फिर ब्लॉक क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर किस फोर्स से जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट डेवलप हुआ है इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, तो यही रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम पहुंचेंगे रीस्टोरिंग फोर्स पर। तो रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला क्या है, F इक्वल टू माइनस और इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम की वजह से जो अपथ्रस्ट आया, अपथ्रस्ट का फार्मूला डाल दो सिग्मा वी जी। अब V कौन सा, डिप्ड पार्ट का वॉल्यूम, जो एक्स्ट्रा वाला वॉल्यूम है वही लेना है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वाला जो वॉल्यूम है वही लेना है। तो माइनस सिग्मा, और ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना है भाई, एरिया इंटू एक्स, एरिया इंटू एक्स, एरिया तो सेम ही रहेगा, जितना इसका उतना इसका उतना इसका, ठीक है। तो एरिया इंटू एक्स नीचे किया है, तो यही एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, इसी की वजह से अपथ्रस्ट डेवलप हुआ जो रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा रो ए एक्स इंटू जी, ठीक है। तो ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला है, एक लाइन का, ठीक। बस समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, अगर एक बार समझ में आ गया तो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देखो ध्यान से जरा देखो, F जो है वो एक्स साथ प्रोपोर्शनल दिख गया, तो यहां से K की वैल्यू क्या निकल आएगी, K की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा ए जी, माइनस और x को छोड़ दो बाकी सारा क्या होता है, K होता है ना, माइनस x को छोड़ दो बाकी सारा K है, ठीक। अब हमें क्या करना है भाई, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के वाले में डालना है m बाई के। अब क्योंकि इस ब्लॉक का मास वो दिया नहीं, अगर दिया होता तो फिर m ही लेते, लेकिन नहीं दिया रहता, जनरली डेंसिटी देता है, तो अगर नहीं दिया है तो इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया। मास ऑफ द ब्लॉक क्या आ रहा है, सिग्मा ए एच आ रहा है, और डिवाइड बाय और के, अब के की वैल्यू क्या आ रही है, सिग्मा ए जी, सिग्मा ए कट गया, तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन, खत्म। बताओ, तो ये भी फार्मूला सेम आ गया है यूट्यूब वाला, तो यानी कि अलग से फार्मूला रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो यूट्यूब का है वही फार्मूला इसका H बाई जी, ठीक है। बस हमें ध्यान रखना H क्या था, ट्यूब में H क्या था, एक कॉलम में जो हाइट थी वो था, इसमें H क्या है, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में था भाई, उसमें भी जरा सा ध्यान दो, ठीक है ना। जो हमारा ट्यूब वाला कहाँ गया यार, ये वाला H क्या था, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर उस टाइम जो हाइट थी लिक्विड की वो थी, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद से लेना देना नहीं, फिर तो आप कुछ भी बदल सकता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हाइट है वही आता है, ऑसिलेशन के टाइम पे तो बदल रहा है लगातार, कौन सी हाइट लोगे। अब यहां पर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हाइट थी, जितनी पार्ट डिप हो रही थी वही लेना है ना, स्टार्टिंग में जो H दिख रहा था वही वाली हाइट लेना है, ठीक। तो ये भाई टाइम पीरियड हो गए डिफरेंट टाइप्स के, है ना। कुछ और भी टाइप होते हैं, अब वो थोड़े से, क्योंकि लेंदी होते हैं, है ना। लेंदी का मतलब मेथड बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन अब जैसे किसी में देखो कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ रही हैं, है ना। अब जैसे मैं आपको एक केस बता रहा हूं, आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अगर दो चार्जेस हैं पॉजिटिव, है ना, Q1 Q2 हो सकता है, सेम भी हो सकता है, और इनके मिड में एक थर्ड चार्ज को रख दें कैपिटल Q, अगर इसको ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो ये भी SHM करने लगता है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल मेथड वही रहता है ना। मीन पोजीशन ये है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दो, जब डिस्प्लेस कराओगे तो दोनों के फोर्सेस, इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वही रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम लगेगा, और सारे SHM के टाइम पीरियड फार्मूले उसी मेथड से सब किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम कोशिश करेंगे अगली क्लास में लेने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं।